गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे लूसेंट सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। जो हमने लास्ट वीडियो में जलियांवाला बाग की संपत्ति तक हमने डिस्कशन किया था। जो लूसेंट की मॉडर्न हिस्ट्री में चैप्टर है 47 नंबर पे, भारत में स्वतंत्रता संघर्ष, उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों की स्टडी कर रहे हैं। और आज हम स्टडी करेंगे खिलाफत आंदोलन से संबंधित। और जो लोग अभी नए हैं हमारे चैनल पे, तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको बता दें कि लूसेंट की सीरीज़ हमारे चैनल पर चलाई जा रही है। अभी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, 1 से 2 दिन में हम पॉलिटी शुरू कर देंगे, फिर उसके बाद हम ज्योग्राफी, साइंस, इस तरीके से जो कि आपके वनडे एग्जाम्स के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट और यूपी टेट, सुपर टेट के सोशल साइंस सेगमेंट के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो उसके बाद आपकी तैयारी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपके सीधे सीधे वो पॉइंट आउट हो जाने चाहिए प्रश्न। और उससे भी बड़ा रोल लूसेंट का आप जानिए कि जो लोग स्टेट पीसीएस के एग्जाम देते हैं, आरओ एआरओ के एग्जाम देते हैं, सिविल सर्विसेज के एग्जाम देते हैं, उसमें 50 to 70% क्वेश्चन डायरेक्टली फैक्चुअल बेस पे लूसेंट से ही पूछे जाते हैं। आप पुराने पेपर उठा के एनालिसिस कर सकते हैं, आपको 50 से 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन तक पूरे लूसेंट से सीधे मिलते हैं। तो लूसेंट एक बहुत बड़ी हेल्पफुल बुक है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी समय के अब हम शुरू करते हैं अपनी सीरीज की, आज की शुरुआत अपनी क्लास की। तो हम देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। ये क्या था वास्तविक रूप में? जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो रहा था तो ब्रिटेन ने टर्की पे जो है कि विजय प्राप्त की, और यहाँ के जो भारतीय मुसलमान थे जो टर्की के खलीफा के प्रति अपना जो है कि समर्थन रखते थे या अपनी धार्मिक आस्था व्यक्त करते थे, तो ब्रिटिश वासियों से कहा कि आप हमारे खलीफा की सत्ता को मत चुनौती दीजिएगा, खलीफा की सत्ता को बनाए रखिएगा, बस इतना ही हमारे ऊपर उपकार कीजिएगा। असल में ब्रिटिश वालों ने ऐसा किया नहीं, तो उसके बदले क्या किया उन्होंने? खलीफा की सत्ता को समाप्त कर दिया, जिसकी वजह से भारतीय मुसलमान इनसे रुष्ट हो गए। और रुष्ट होने के बाद जो है कि 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो 17 अक्टूबर 1919। वहीं इसी उपलक्ष्य में 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। असल में ये क्या था? भारत में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मिलकर लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा था ये कॉन्फ्रेंस, जिसका विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने साफ साफ किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी को सजेशन दिया कि धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों को अलग अलग रखिए, लेकिन महात्मा गांधी का अपना विचार था कि जो 1905 और 1909 मार्लियामेंटो सुधार, जिसमें पृथक निर्वाचन था और बंगाल विभाजन, इन दो घटनाओं से जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो तनाव बढ़ा हुआ था, इसको एकजुट बनाए रखने के लिए या हिंदू मुसलमान एकता को प्रदर्शित करने के लिए गांधी जी ने इसे सबसे अच्छा मौका समझा। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि इस चीज़ को फॉलो किया। और आगे देखते हैं, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। जो रॉलेट एक्ट आया था सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, प्रश्न पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट किस अध्यक्ष के नेतृत्व में आया? तो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में आया था। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और खिलाफत आंदोलन, इन सभी के उत्तर में गांधी जी ने यानी काउंटर में एक असहयोग आंदोलन शुरू किया। और असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में किया था, और इसके प्रस्ताव को सीआर दास ने ही प्रस्तावित किया था। सीआर दास कौन थे? चितरंजन दास। कौन थे? चितरंजन दास, जो मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर 1923 में 3 वर्ष बाद एक स्वराज पार्टी की स्थापना करेंगे। आगे देखते हैं, मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया, और मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। ध्यान दीजिएगा कि ये वही मोहम्मद अली जिन्ना है जिन्होंने गांधी को स्पष्ट कहा था कि आप राजनीति और धर्म को अलग अलग रखिएगा। तो ये लोग जो है कि असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, और अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। इस लाइन से आपको क्या समझ में आता है कि मोहम्मद अली जिन्ना भी कांग्रेस के समर्थन में रहते थे शुरू में, लेकिन जब उन्हें लगा कि ये धर्म और राजनीति को मिला रहे हैं और यहाँ मुसलमानों के हितों को खतरा हो रहा है, तब यहाँ से उन्होंने 1920-1925 के बाद से शुरुआत कर दी थी अलग देश पाकिस्तान का राग अलापना। यानी उससे पहले वो इस समर्थन में रहते थे कि ठीक है, उनके दिमाग में ऐसा कोई ख्याल भी नहीं था, बस वो चाहते थे कि मुस्लिम धार्मिक नीति को राजनीति में न जोड़ा जाए, उसको अलग रखा जाए, इसको अलग रखा जाए। अगला पॉइंट है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्र को जलाए जाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है कि इस चीज़ का विरोध किया कि आप अगर विदेशी वस्त्रों का जो है कि जलाए जाने का विरोध कर रहे थे, कि अगर आपको
विरोध करना है, महात्मा गांधी से कहा, तो आप स्पष्ट रूप से विरोध करिए, लेकिन किसी वस्तु को मत जलाइए, क्योंकि वो वस्तु किसी न किसी गरीब व्यक्ति के घर की है, वो चाहे जैसे भी उसने खरीदी है, तो उसको न जलाइए। मतलब लोगों को इतना उत्साहित मत करिए कि आप सारी चीज़ों को जलाइए, विरोध करिए। विरोध करना शांतिपूर्वक करिए, और गांधी जी शांतिपूर्वक ही करते थे, लेकिन जनता जो भीड़ होती है, जिसका कोई ना चेहरा होता है ना कोई नाम होता है, ऐसे लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। आइए थोड़ा सा यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जान लेते हैं। लेकिन यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है चंद्रशेखर आज़ाद से, वो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रशेखर जी का जो जन्म था वो मध्य प्रदेश में हुआ था, ये पता होना चाहिए। शहीद स्थल ये कहाँ पे शहीद हुए थे? अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में। शहीद तिथि अक्सर पूछा जाता है आपसे, 27 फरवरी 1931, 27 फरवरी 1931। और ये किस किस संगठन से संबंधित थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नौजवान सभा, जिसकी स्थापना भगत सिंह जी ने की थी, कृति किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, जिसको आप शॉर्ट में क्या कहते हो, HSRA, जो 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में जो है कि इसकी स्थापना भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर की थी। चलिए अगले पेज पर हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के जिले के चौरी चौरा जो कांड था, यानी चौरी चौरा नामक स्थान पे असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। तो कहाँ पर आग लगाई गई? गोरखपुर के चौरी चौरा में। इस घटना से गांधी जी दुखित हुए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हिंसात्मक नहीं बल्कि अहिंसा के माध्यम से हम विरोध करेंगे, जिसकी वजह से 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। और इस समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। और जैसे ही ये आंदोलन स्थगित हुआ, उसी समय बहुत बड़े बड़े नेता और युवा और आम जनता जो है कि गांधी जी से नाराज हुई कि आंदोलन बहुत चरम स्तर पे था। लेकिन ऐसे समय में गांधी जी को ये आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था। लेकिन इसके पीछे गांधी जी की रणनीति थी कि वो किसी भी प्रकार के आंदोलन में हिंसा को बर्दाश्त नहीं करते थे। फिर चाहे वो सविनय अवज्ञा हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, इसमें वो हिंसा का कभी उन्होंने समर्थन नहीं किया। जो व्यक्ति अपनी विचारधारा से बंधा हुआ है, वो अपनी विचारधारा के खिलाफ कभी नहीं हो सकता। इसके पश्चात 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया असहयोग आंदोलन भड़काने की अवस्था में, और 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सज़ा सुनाई गई। लेकिन गांधी जी भी थोड़े चतुर थे, तुरंत वो हड़ताल पे बैठते थे जेल में ही, जिससे हेल्थ गिरती थी, स्वास्थ्य गिरता था। और स्वास्थ्य गिरने के कारण 5 फरवरी 1924 को ही गांधी जी को रिहा कर दिया गया, यानी केवल और केवल 2 साल के बाद। 6 साल की सज़ा भी उन्होंने पूरी नहीं की। वहीं 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन का जो नेता था वो मोतीलाल तेजावत था। 1923 में इलाहाबाद में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत एक स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की? स्वराज पार्टी की। अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और ये पूछा जाता है प्रश्न आपसे कि वो कहाँ बने थे। बेलगांव में बने थे 1924 में। पूछा जाता है कि बेलगांव ऑप्शन न देके कर्नाटक भी दे देता है। आपको पता होना चाहिए कि बेलगांव कहाँ पे है? कर्नाटक में है। अगला पॉइंट है, सचिंद्र नाथ सान्याल, जो कि बंदी जीवन पुस्तक लिखते हैं। 1924 में इन्होंने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? HRA की। और यही HRA आगे जाके हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन बनेगा 1928 में, 4 साल बाद। भगत सिंह ने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में इसको HSRA का नाम दिया। क्या नाम दिया? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इस 1928 में जो है भगत सिंह के साथ यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद भी मौजूद थे। अगला है HRA के द्वारा जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा बनाया गया था। जो क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने कहा कि हमारे संगठन तो बन गए, लेकिन हम संगठन के द्वारा क्या काम करेंगे। तो पहला काम उन्होंने क्या किया? स्वदेशी डकैती। जो इन्होंने ट्रेन को लूटा था और ट्रेन में जो खजाना रखा था, इनके क्रांतिकारी कहते थे कि ये खजाना हमारे ही देश का है, जो ब्रिटिश लेके जा रहे हैं। तो हम जो डकैती कर रहे हैं अपने ही खजाने की कर रहे हैं, अर्थात अपने ही घर में रखे हुए पैसे की कर रहे हैं। तो इसे हम स्वदेशी डकैती कहेंगे, कोई हम चोरी नहीं कर रहे हैं। 9 अगस्त 1925 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, जिस समय 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही ट्रेन का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। जब आप बरेली से होते हुए हरदोई, शाहजहांपुर हरदोई होते हुए जब आप लखनऊ की ओर आएंगे, तो लखनऊ से 2 स्टॉपेज पहले काकोरी नाम का एक रेलवे स्टेशन पड़ता है, आज भी है वो रेलवे स्टेशन। तो वहाँ पर इसको जो है कि चोरी को अंजाम दिया गया, जिसे काकोरी कांड भी कहा जाता है। या आपसे पूछा जाता है कि स्वदेशी डकैती किस संगठन के द्वारा किया गया, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आपको बताना है। साथ ही साथ उसकी तिथि अगर पूछी जाती है कि स्वदेशी डकैती कब हुई थी, तो आपको बताना है 9 अगस्त 1925।
सरकारी खजाना लूटने का विचार रामप्रसाद बिस्मिल का था और इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां को दिसंबर 1927 में फांसी दी गई थी। सचिंद्रनाथ सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली थी और मनमथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई थी। रामप्रसाद बिस्मिल ने यह कहते हुए फांसी पर लटक गए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, मतलब ब्रिटिश राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ कि ब्रिटिश राज्य समाप्त हो जाए। आगे, संभवतः अशफाक उल्ला खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटक गए थे और इन्हीं की याद में अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान किस जिले में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश मैंने बता दिया ऑप्शन, लेकिन किस जिले में बताया जा रहा है ये बताइएगा। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पहला एसोसिएशन जो केवल और केवल भारत के अखिल स्तर पे था और महिलाओं का था, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी 1926 में। अगला देखते हैं हम साइमन कमीशन की बात करेंगे। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। उसकी अपॉइंटमेंट 1927 को जरूर हो गई थी, लेकिन वो भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को आया और इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। क्यों कहा गया व्हाइट मैन कमीशन भाई? क्योंकि इसमें जो सदस्य थे वो सारे के सारे 7 सदस्य कैसे थे? अंग्रेज थे। और इनका यह विरोध किया गया यह कह के कि अगर आप भारतीय राजनीति यानी भारतीयों की समस्या पर आप विचार करने के लिए आए हैं और आप भारतीयों को शामिल ही नहीं कर रहे तो आपको कैसे पता चलेगा कि भारतीयों को क्या समस्या है। इसीलिए लाला लाजपत राय जी ने भी लाहौर में इनका विरोध किया। जगह जगह इनके विरोध किए जा रहे थे। 1927 की बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। नेहरू रिपोर्ट की अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। ये वही नेहरू रिपोर्ट है जो बनाने के लिए कहा गया था तत्कालीन गवर्नर के द्वारा कि आपको अगर लगता है कि आप भारत के लिए संविधान बना सकते हो तो आप बनाइए जिसमें सभी दल सहमत हो। और नेहरू, मोतीलाल नेहरू जी थे यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, ये जो नेहरू रिपोर्ट है जो 1928 है वो मोतीलाल नेहरू थे, न कि जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं मोतीलाल नेहरू, इनके द्वारा 1928 में बनाई गई थी। और ये वही जवाहरलाल नेहरू है, मतलब मोतीलाल नेहरू हैं, जिन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरोध करते हुए या प्रदर्शन करते हुए पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में इनकी मृत्यु हो गई। और इसी को लाहौर षड्यंत्र का आगे नाम दिया जाएगा, जब आगे हम बताएंगे जो है कि लाला लाजपत राय के बदले किसी एक अंग्रेज अधिकारी को मारने की होड़ होती है, क्रांतिकारियों के द्वारा मारा जाता है। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे केवल, एक तो थे जस्टिस पार्टी और एक पंजाब यूनिस्ट पार्टी। ये 2 पार्टियां अक्सर पूछती है कि वो कौन सी पार्टियां थी या वो कौन से दल थे जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया। अदरवाइज पूरे भारत में इनका विरोध किया गया था। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी। ये वही पुलिस कप्तान सैंडर्स हैं जिन्होंने लाहौर में ही लाला लाजपत राय जी को, जो कि साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, व्हाइट कमीशन का विरोध कर रहे थे, इनकी हत्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इसी सैंडर्स को मार के भगत सिंह और क्रांतिकारियों ने बदला लिया। और इसी केस में भगत सिंह के साथ जो 2-3 लोग और थे, बटुकेश्वर दत्त वगैरह सारे लोग आएंगे, इनको खुदीराम बोस, तो इनको जो है कि जो राजगुरु थे, भगत सिंह थे, इनको जो फांसी दी गई वो लाहौर षड्यंत्र के नाम से दी जाती है। एक आखिरी पॉइंट हम पढ़ते हैं यहाँ पे, पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं है, बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए है। क्या करना था? अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए था। और ध्यान दीजिएगा, जिस समय ये बम फेंका गया था उस समय असेंबली के जो अध्यक्ष थे वो हमारे विट्ठल भाई पटेल साहब थे। कौन थे? हमारे विट्ठल भाई पटेल साहब। तो ये तो था दोस्तों आज का बहुत अच्छा सेशन। आप लोग बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो लोग अभी नए आए हैं वो पुरानी वीडियो को भी चेकआउट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट से। नमस्कार।